बच्चों, आज हम चर्चा करते हैं अब स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि संरचना किस प्रकार से होती है। तो एक टिपिकल स्ट्रक्चर हमने यहाँ ड्रा किया है बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया के बारे में देखें इसमें, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा जो इसकी स्टडी की गई थी, इसमें हमको 3 लेयर इसको उसके बाहर की ओर दिखाई देती है। सबसे पहले जो लेयर होगी आउटर साइड में, हमने इस प्रकार से डॉट डॉट बना कर रखा हुआ है ना ये, तो इसको बोला था स्लाइम लेयर। क्या बोलते हैं? स्लाइम लेयर कहा जाता है। ये इसको कैप्सूल भी कहते हैं, इसको कैप्सूल कहते हैं। और जो सेकंड लेयर होती है वो होती है सेल वॉल। ये क्या है? सेल वॉल है। और जो हमने रेड कलर से बनाई हुई है ये होती है इसकी सेल मेम्ब्रेन। क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन, या इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो जो कवरिंग इसकी है वो 3 कवरिंग हमको दिखाई दे रही है। सबसे बाहर की ओर का जो आवरण है, ये जो डॉट डॉट बनाया, इसको हमने क्या बोला? स्लाइम लेयर बोला जाता है इसे। ठीक है, या इसको कैप्सूल कहा जाता है। और जो स्लाइम लेयर या कैप्सूल है ये इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है, ये जो स्लाइम लेयर है। और ये जो स्लाइम लेयर का जो निर्माण होता है वो डिस्टॉन और जो लेवियन होता है उनसे मिलकर बना होता है। ये पॉलीसेकेराइड है। तो जो स्लाइम लेयर है हम इसको थोड़ा सा नोट भी करते चलें कुछ चीज़ें। जो स्लाइम लेयर है, फर्स्ट जो लेयर है ना, आउटर कवरिंग जिसको बोलेंगे ना, आउटर कवरिंग या एनवेलप जिसको बोला जाता है ना, तो आउटर कवरिंग में सबसे पहले हमने क्या बताया था? स्लाइम लेयर हम बता रहे हैं। स्लाइम लेयर, या हम इसको बोलते हैं कैप्सूल। तो कैप्सूल जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? ये पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? जो पॉलीसेकेराइड है उससे ये मिलकर बना होता है। और विशेष करके जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो इसके अंदर क्या क्या होता है? एक तो होता है डिस्ट्रॉन, एक डिस्ट्रॉन, और दूसरा जो होता है लेवॉन। तो इससे ये मिलकर बना होता है। और इसी के साथ साथ में जो कुछ बैक्टीरियास होते हैं उनमें जो स्लाइम लेयर के अंदर पॉलिस, इनके साथ साथ में और अमीनो अम्ल की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला भी पाई जाती है। तो पॉलीपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन भी इसके अंदर हमको देखने को मिलती है ना, इस स्लाइम लेयर के अंदर। तो इस प्रकार से आप देखें तो इसमें इसकी जो स्लाइम लेयर है वो पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी हुई दिखाई देती है। और पॉलीसेकेराइड में हमने बता दिया कि मुख्य रूप से हमको डिस्टानोल लेवान मिलेंगे, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें पॉलीपेप्टाइड चेन भी मिलती है। मतलब नाइट्रोजन वाले जो यौगिक होंगे, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा बोला गया है कि यदि जो स्लाइम मतलब जो आउटर कवरिंग है, ये जो आउटर कवरिंग है ये सिर्फ पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी है, डेस्टान और लेवान से मिलकर बनी है, तो हम इसे क्या बोल रहे हैं? वो क्या बोल रहे हैं? इसे स्लाइम लेयर बोल रहे हैं। स्लाइम लेयर बोल रहे हैं। और यदि साथ में क्या मिल रहा है? पेप्टाइड चेन भी इसके अंदर प्रेजेंट है। मतलब ये दोनों चीज़ें यदि उपस्थित है तो इन्होंने क्या बता दिया कि ये कैप्सूल, और कैप्सूल जो होगा वो इससे रिजिड होगा इसकी तुलना में। स्लाइम लेयर जो लसलसा होगा और ये थोड़ा सा हार्ड होता है कैप्सूल ना, तो इससे ये मिलकर बना होता है ये। और जो रोग उत्पन्न करने की क्षमता जो होती है वो बैक्टीरिया में इस कैप्सूल की प्रेजेंस के कारण ही होती है। तो ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है इसको। साथ ही साथ में इसको जो विरुलेंस है, ये हम इसको बोले कि उग्रता है किसी रोग के लिए, तो विरुलेंस जो होता है वो इसको प्रोवाइड करवाता है। तो जो विरुलेंस है वो किसके कारण से होती है? इस कैप्सूल के कारण से ही बैक्टीरिया के अंदर हमको देखने को मिलती है। तो सबसे आउटर कवरिंग अपन ने बात करी एनवलप की, इसको हमने बोला स्लाइम लेयर या कैप्सूल बोला। सेकंड जो आता है वो आता है आपका सेल वॉल। सेल वॉल भी इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर्स है, फीचर है बैक्टीरिया का। सभी बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल आपको देखने को मिलेगी। और जो सेल वॉल होती है वो
हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे सेल वॉल के बारे में। जो बैक्टीरिया है उसकी जो सेल वॉल है, यहाँ लिखिए हम, सेकंड जो लेयर है वो कौन सी है आपकी, सेल वॉल के बारे में बात हो रही है, या कोशिका भित्ति के बारे में बात हो रही है, सेल वॉल। तो ये सेल वॉल क्या होती है, एक रिजिड वॉल होगी, कैसी, तो रिजिड होती, दृढ़ दृढ़ होती है ना, ये दृढ़ एक भित्ति होती है जो कि स्लाइम लेयर के नीचे की ओर पाई जाती है। स्लाइम लेयर के बाद में जो आती है वो होती है, और ये मुख्य रूप से किससे मिलकर बनी होती है, रिजिड होती है, और ये पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है। तो आपको ये भी याद रखना है कि सेल वॉल इसकी पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है। और स्टेनिंग के आधार पर जो है वो बैक्टीरिया है उसको हम ग्राम पे पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। उसमें सेल वॉल का जो अरेंजमेंट है या उसकी जो थिकनेस है वो अलग अलग होती है, हम चर्चा बाद में करेंगे इसमें। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर ये बनी होती है, और ये ग्रेनुलर टाइप की होती है। कैसी होती है, ग्रेनुलर, कैसी होगी ये, ग्रेनुलर होती है ना। जबकि हमने प्लांट्स के अंदर देखते हैं तो प्लांट्स में क्या था, ट्यूबुलर होती है सेल वॉल, लेकिन इसकी जो सेल वॉल कैसी होती है, ग्रेनुलर, कणिकामय प्रकार की होती है ये सेल वॉल ये। और जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है जिसको हम ग्लाइकोपेप्टाइड या म्यूरिन भी कहते हैं ना, तो ये एक हेट्रोपॉलीमर होता है। इसके जो मुख्य घटक होते हैं वो आपको 3 घटक देखने को मिलते हैं इस सेल वॉल में ना। तो एक तो आता है आपका जो मतलब ये पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनी, मतलब नाम से भी देखे तो अपन क्या, पेप्टाइड यहाँ पर है, वो ग्लाइकेन है, ठीक है। ग्लाइकेन मतलब यहाँ पर आपको शुगर सब्सटेंस भी देखने को मिलेगा, और पेप्टाइड मतलब प्रोटीन सब्सटेंस भी यहाँ देखने को मिल रहा है। तो इसमें जो इसके घटक है वो कौन कौन से होते हैं वो भी हम चर्चा कर ले थोड़ा सा। तो इसमें एक होता है जो हेट्रोपॉलीमर हमने बताया था, इसके जो मुख्य घटक जो है इसके, वो फर्स्ट हम बताएं तो वो आता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। तो एक होता है एन एसिटाइल, जस्ट मिनट, हम थोड़ा इसको लिखने में तो समस्या आ रही थोड़ा ना, हम इसको लिखे एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, इसको बोला जाता है ग्लूकोसामिन। एक तो ये सब्सटेंस होगा एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, और जो सेकंड होगा वो होगा एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, जिसको बोला जाता है म्यूरामिक एसिड। इसको यदि हम शार्ट फॉर्म में बताएं तो कैसा हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं NaG, और इसको हम क्या लिख सकते हैं NaM। तो ये अल्टरनेट क्रम में NaG और NaM ये क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। और थर्ड जो सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, इसमें अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं ना, 4 से 5 इसमें अमीनो एसिड्स प्रेजेंट्स होते हैं ना, अमीनो एसिड्स प्रेजेंट्स होते हैं। तो कौन कौन से अमीनो एसिड्स आपको देखने को इसके अंदर मिल जाएगा, एक अमीनो एसिड जो होता है वो होता है आपका एलेनिन, एलेनाइन होता है। और सेकंड जो होता है उसको बुलाता है डी ग्लूटामिक एसिड, क्या होता है, डी ग्लूटामिक एसिड। और थर्ड जो होता है इसमें आपको देखने को मिलेगा डाई एमिनो पामेलिक एसिड आता है, इसको बोला जाएगा डाई एमिनो पामेलिक एसिड। और फोर्थ में आपको एक और जो अमीनो एसिड है वो देखने को मिलेगा, जिसको बोलेंगे डी एलेनाइन। और पांचवा आपको यहाँ पर एक और देखने को मिलेगा, उसको बोला जाता है लाइसिन अथवा ग्लाइसिन। मतलब एक तो आपका या तो ग्लाइसिन होगा या फिर आप इसको बोलते हैं लाइसिन, भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा।
तो इस प्रकार से 5 अमीनो एसिड जो होते हैं वो इसमें अरेंज होते हैं सेल वॉल में ना। तो कौन कौन सा, हाँ इसमें दो तो आपके कौन से शुगर सब्सटेंस वाले आ गए ना, पेप्टाइडोग्लाइकन जो है उसमें दो तो ग्लाइकेंस हो गए हैं। कौन सा, एन एसिटाइल ग्लूकासामिन हो गया है और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड इसके अंदर, जिसको हमने एन और एन कहा है। और इसमें ये 5 जो है इसमें से कोई 4 आपको देखने को उसमें सेल वॉल के अंदर देखने को मिलेंगे। और ये कुछ इस प्रकार से अरेंज होते हैं, हम जैसे डायग्राम के माध्यम से यदि बताने का प्रयास करें तो इसकी सेल वॉल में ये जैसा हम यहाँ बताएं तो इस प्रकार से हम बताएं, अलग अलग कलर का उपयोग करें तो इस प्रकार से हम इसको ड्रा करें तो ये चीज़ें क्लियर हुई ना। ये हमने बनाया है और उसी प्रकार से जस्ट मिनट, इस प्रकार से हम जो स्ट्रक्चर ये बना रहे हैं ना, ये आपके आ, जो एन एसिटाइल ग्लूकासामिन और आपका एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड है उसको हम यहाँ पर ड्रा करें ना। तो इस प्रकार से हमने इसको ड्रा किया है, दो डायग्राम बनाए और अपन इधर भी बना देते हैं, तब कुछ चीज़ समझने में आसानी होगी कि किस प्रकार से वास्तव में सेल वॉल में इनका जो है अरेंजमेंट होता है। एक्चुअल में क्या है, ये एक मेस लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं ना, तो इस प्रकार से ही इनका अरेंजमेंट होता है ना। इसको यदि हम इसका नाम यदि हम एन ए जी रखें और इसको यदि हम क्या बोले एन ए एम, मतलब एन ए जी मतलब एन एसिटाइल ग्लूकासामिन है ये और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड ये है। अब इसके साथ में क्या होगा कि जो अमीनो एसिड होते हैं क्रॉस लिंक्ड होते हैं। इसके साथ में हम अलग कलर ले लें, इसमें एक ग्रीन कलर से हम इसको दिखा दें तो ये क्या होंगे, इससे क्रॉस लिंक्ड होंगे ना, ये इस प्रकार से ये जुड़ा रहेगा, ये इस प्रकार से ये इसको जोड़ने का काम करेंगे। ये क्या है, पेप्टाइड है ये क्या है, पेप्टाइड। इस प्रकार से इसमें अरेंज होंगे ये, और इस प्रकार से ये हम बताएं, इस प्रकार से ये मेस लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे ना। इस प्रकार से क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, ये आपके अमीनो एसिड्स है ना ये वाले, ये क्या है अमीनो एसिड। हमने इसका एक डायग्राम उठा के रखा है, वो थोड़ा सा हम बताने का प्रयास करते हैं आपको। तो देखते हैं अपन इसको कि किस प्रकार से ये वास्तव में इसका अरेंजमेंट है। हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसी डायग्राम को हमने यहाँ समझाने का प्रयास किया है, एक हम लेकर आए उठाकर नेट से। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर ये अरेंजमेंट है, यहाँ पर आपको अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी आपको बॉल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया हुआ है। तो इसमें जो आपका ऑरेंज कलर की जो बॉल है उसको इन्होंने एन एसिटाइल ग्लूकासामिन या NaG के द्वारा प्रदर्शित किया है ये वाली। और जो आपका ग्रीन कलर की जो बॉल है उसे एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड मतलब NaM के द्वारा प्रेजेंट किया। तो ये अल्टरनेट क्रम में जमी हुई है ना, जैसा ये NaM NaG NaM NaG NaM ना, इस प्रकार से इनका अरेंज है ना। एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकासामिन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकासामिन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। इसी प्रकार से ये अरेंज होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। और साथ ही साथ में ये फिर क्या पेप्टाइड से क्रॉस लिंक्ड है। इस प्रकार से पेप्टाइड से क्या ये क्रॉस लिंक्ड है। और यहाँ पर नाम भी रखा हुआ है, यह ऑरेंज कलर का एक जो नाम दिया है एल एनेलिन जो देखे रखा हुआ है। दूसरा है डी ग्लूटामिन, एल लाइसिन और डी एलिन। तो 1 2 3 4 प्रकार के यहाँ पर पेप्टाइड बताए। तो टेट्रा पेप्टाइड के द्वारा ये कैसी होती है, क्रॉस लिंक्ड होती है ये, ठीक है। तो ये टेट्रा पेप्टाइड, ये डायग्राम के माध्यम से आपको ये चीज़ें क्लियर होगी, एक बार आप ध्यान से और इसको समझ सकते हो ना कि क्या वास्तव में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ना। हम फिर से इस सेल वाल को समझने का प्रयास करते हैं ना कि क्या हो रहा है। जस्ट मिनट,
तो देखिए, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो है एक एक बॉल जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है। एक एक बॉल जो है यहाँ पर जो आपका एन और एन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये वाली बॉल जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है एन को, इसको एन को। और ये वाली जो बॉल है वो किसको, एन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल आपका ग्लूकोसामिन को रिप्रेजेंट कर रही है ना ये। तो इस प्रकार से ये अल्टरनेट एक दूसरे के साथ में अरेंज होती है और बेस लाइक स्ट्रक्चर ये बना लेगी। इस प्रकार से ये अल्टरनेट अरेंज है एक दूसरे के साथ में। और इधर भी हम देखें तो इस प्रकार से ये अरेंज होगी। और साथ ही साथ में पेप्टाइड के द्वारा, ये पेप्टाइड है, पेप्टाइड चेन है ना, तो टेट्रा पेप्टाइड हम बता रहे हैं ना, 5 है, 5 में से 4 को ऐसे आपको देखने को मिलेंगे ना। टेट्रा पेप्टाइड जो है उसके द्वारा ये क्रॉस लिंक्ड होती है। और पेप्टाइड इनमें जो अमीनो एसिड्स है उनके नाम है एल एलेनिन, डी ग्लूटामिन, एल लाइसिन और डी एलेनिन। तो इस प्रकार से इसकी जो सेल वॉल होती है वो होती है बैक्टीरिया के अंदर हमको देखने को मिलेगी, जो हमने यहाँ डायग्राम के माध्यम से बताने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से ये सेल वॉल है। ठीक है, उसको हम रिमूव करते हैं यहाँ से। तो ये हमारी जानकारी, मतलब ये हमने तो इस प्रकार से हम ये यहाँ पर आए थे। आपका डायग्राम हमने देखा सेल वॉल के बारे में कि जो सबसे पहले वाली जो लेयर हमने स्लाइम लेयर के बारे में बात करी आपसे कि स्लाइम लेयर होती है ना, जो कि डिस्टानोलेवन से मिलकर बनती है। और इसमें नाइट्रोजन युक्त यदि पदार्थ पाए थे, पेप्टाइड यदि पाए जा रहे हैं तो उसको कैप्सूल हमने कहा है। और सेल वॉल भी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, साथ में जो इनको सुरक्षा प्रोवाइड करवाती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। और डिसेशन से या इसको टारगेट प्रेशर जो होता है उसके अगेंस्ट काम करेगी ये, इसको फटने से बचाने का काम करती है सेल वॉल ना, प्रोटेक्शन और सेफ, साथ ही साथ सेफ भी प्रोवाइड ये करवाती है। ठीक है, उसके बाद में आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सामान्य जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो हमको लिपिड प्रोटीन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर देखने को मिलती है। अंदर की ओर हम बात करें तो इसमें जो इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है इसमें एक खास हमको स्ट्रक्चर दिखाई देता है, वो अंदर की ओर इन्वेजिनेट हो जाती है। इस प्रकार से ना ये अंदर की ओर क्या हो गई, इन्वेजिनेट, इनफोल्डिंग इनकी हो चुकी है ना, क्या हो गया है अंदर की ओर इनफोल्डिंग है ना, इनफोल्डिंग हमको देखने को मिल रही है इस प्रकार से। तो ये एक्चुअल में क्या है कि ये आपकी रेस्पिरेटरी यूनिट होती है ना, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। और इसको बोला जाता है मिजोसोम कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, मिजोसोम इसको कहा जाता है, मिजोसोम। तो मिजोसोम जो होता है वो क्या करता है, श्वसन में मदद करता है। ये रिसेंबल किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया से ना, कि माइटोकॉन्ड्रिया के समान, जैसा कि हम यूकैरियोट्स में देखते हैं तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो उसके स्थान पर इसमें क्या पाया जाता है, इन्वेजिनेशन पाया जाता है। ये अंदर की ओर इनफोल्डिंग पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जिसमें रेस्पिरेटरी जो एंजाइम्स होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। और ये आपका श्वसन में या रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। इसके साथ में इसका ये क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। ये क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। और जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर आपको डेफिनेटिव न्यूक्लियस आपको देखने को नहीं मिल रहा है, या ट्रू न्यूक्लियस यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो वास्तविक केंद्रक जो होता है उसमें चारों ओर केंद्रक झिल्ली होती है, लेकिन यहाँ पर आपको केंद्रक झिल्ली देखने को नहीं मिलती है। ये होता है इसका डीएनए। ये क्या है इसका, जस्ट मिनट, हम यहाँ पर इसको लिखें, ये इसका क्या है, डीएनए है। ये इसका डीएनए होता है, या जेनेटिक मटेरियल ये जो होगा वो होगा। और वो नेकेड होता है ना, इसके चारों ओर कोई कवरिंग देखने को नहीं मिलती है। और ये साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है। इसको बोला जाता है न्यूक्लियाइड, क्या बोला जाता है, न्यूक्लियाइड इसको कहा जाता है ना, डीएनए को इसके। ठीक है, तो ये होगा आपको, तो इंसिपिएंट न्यूक्लियस इसको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ में आपको कुछ ग्रेन्यूल्स जैसा दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो ग्रेन्यूल्स है, ये जो ग्रेन्यूल्स है इसको राइबोसोम कहा जाता है। क्या है, और ये राइबोसोम कौन से होते हैं,
70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं, 70S राइबोसोम इसके अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, 70S राइबोसोम आ गया। जो हम सेल ऑर्गेन्स के बारे में बात करेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S में कौन कौन सी 50 और 30 यूनिट्स से मिलकर ये बने होते हैं। एक स्ट्रक्चर आपको चेन लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, एक जैसा जो आपको जो पॉइंट्स के ऊपर स्ट्रेट धागे के ऊपर हमने संरचना बनाई है इस प्रकार से। इसमें क्या है कि जो राइबोसोम है वो प्रोटीन सिंथेसिस के समय इस प्रकार से आरएनए पर जो है वो अरेंज हो जाते हैं, तो इसको बोला जाता है पॉलीसोम, इसको कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? पॉलीसोम, इसको पॉलीसोम इसको कहा जाता है ना। तो इस प्रकार से पॉलीराइबोसोम बता दें इसको, पॉलीसोम हम इसको बता सकते हैं। इसको थोड़ा सा पॉलीराइबोसोम हम लिखे, आपका पॉली राइबोसोम है। इसके साथ साथ में आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है, जैसा फर्स्ट हम इसको पहले अंदर का स्ट्रक्चर देख ले, उसके बाद में बाकी और देखते हैं ना। उसके साथ में ये जो ग्रेन्यूल्स टाइप वैक्यूल टाइप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये होता है स्टोरेज वैक्यूल होता है, या स्टोरेज वैक्यूल होगा ये, जो कि स्टोर करने का काम करता है। जो फूड होगा उसको स्टोर करने का कार्य ये करता है। तो ये स्टोरेज वैक्यूल्स होते हैं, या स्टोरेज ग्रेन्यूल हम बोले इसको, स्टोरेज ग्रेन्यूल ये होते हैं। इसी के साथ में ये ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर आपको बाहर की ओर दिखाई दे रहा है, लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रक्चर, इसको बोला था फ्लैजिलम। इसको क्या बोलते हैं हम? फ्लैजिलम बोलते हैं। और इसी के साथ में आपको ये लॉन्ग फ्लैजिला जो है उसके अतिरिक्त भी आपको जो स्ट्रक्चर, छोटे वाले स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहे हैं, इसको पिलस कहा जाता है। क्या बोलते हैं? पिलस कहा जाता है। तो ये जो होते हैं वो जो प्रिमिटिव हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी है, तो उस समय ये हेल्प करने का काम करेंगे अटैचमेंट्स में, और इसको सेक्स पिलस भी कहते हैं ना। इसी के साथ में एक स्ट्रक्चर और आपको कुछ बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलेगा, सभी में तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ बैक्टीरियाज के अंदर ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। हम यहाँ पर इसको बता देते, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ये कहलाता है आपका प्लाज्मिड। क्या कहलाता है? प्लाज्मिड कहलाता है। तो ये होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है इन बैक्टीरिया के अंदर, जो कि इनके जो डीएनए होता है उसके अतिरिक्त होता है। ठीक है, तो ये चूँकि इनके अतिरिक्त होता है, इसलिए इन्हें हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं। और इसका जो काम होता है वो आपका एंटीबायोटिक्स के प्रति जो रेसिस्टेंस होती है इनकी, तो उनके लिए इनके अंदर पाया जाता है ये प्लाज्मिड। और इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ अब किया जाता है इनका ना। तो ये एक्स्ट्रा होते हैं, मतलब इसका जो मुख्य बॉडी स्ट्रक्चर होता है उससे संबंधित नहीं है ये, कि तो यदि नहीं होगा ये, तब भी बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव करेगा, पूरे अपनी मैकेनिज्म करेगा। लेकिन यदि ये है तो ये एडिशनल फंक्शन प्रोवाइड करवाता है इसको ना, एडिशनल ये होता है। तो ये स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस प्रकार से आज हमने बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो समझने का प्रयास किया। हमने कुछ डायग्राम लेकर आए हैं, तो उस डायग्राम को भी अब हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में बैक्टीरिया में क्या क्या चीज़ें और यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी ना। तो देखिए, इसमें भी आपको देखने को मिलेगा, ये बाहर की ओर का जो आवरण है, ये हम थोड़ा सा कलर चेंज करें, बाहर को की ओर का जो आवरण, इसको क्या बोला है? कैप्सूल बोला है। ठीक है, हमने बता दिया कैप्सूल किससे मिलकर बना होता है। उसके बाद में फिर ये आपका ब्राउन कलर का जो स्ट्रक्चर है, ये वाली जो लेयर है, ये क्या है? सेल वॉल है। हमने बता दिया किससे मिलकर बनी होती है ना, पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है, और किस प्रकार से अरेंजमेंट होता है। और उसके बाद में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये मिजोसोम होता है। मिजोसोम ने बता दिया कि ये क्या होता है, अंदर की ओर इसकी इनफोल्डिंग होती है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स यहाँ पर पाए जाते हैं। ये इसका साइटोप्लाज्म है। और न्यूक्लियाइड डीएनए ना, ये जीनोफर भी इसको कहते हैं हम ना, न्यूक्लियाइड डीएनए है, जिसमें केंद्रक में की जो झिल्ली होती है वो एब्सेंट होती है। और ये बड़ा वाला क्या कहलाता है? फ्लैजिलम कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में हमने एक सर्कुलर डीएनए बताया जिसको हमने प्लाज्मिड बोला है, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। ये इंक्लूजन्स होते हैं कुछ ग्रेन्यूल्स वगैरह, ये
पॉलीराइबोसोम्स, ये वाला स्ट्रक्चर जो होगा वो पॉलीराइबोसोम होगा, और प्रोटीन सिंथेसिस के समय आरएनए के ऊपर जो राइबोसोम्स होते हैं वो अटैच हो जाते हैं, और ये होता है पिलस, जो कि छोटे होते हैं इससे फ्लैजिलम से ना। तो इस प्रकार से आज हमारा ये बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। अब हम इसमें जो चर्चा करेंगे वो बैक्टीरिया का जो न्यूट्रिशन है उस न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे कि इसमें किस प्रकार का न्यूट्रिशन देखने को मिलता है।